हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने सेकंड नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम पिछली क्लास में ये टॉपिक नर जनन तंत्र के बारे में हम आपको स्टार्ट करवाना शुरू कर चुके हैं। तो इसमें हमने आपको क्या करवाया है, तो हमने पिछली क्लास के अंतर्गत केवल नर जनन तंत्र का एक तो ड्रॉ बनाया था। उस ड्रॉ के बेसिस पर आपको बताए थे कि नर जनन तंत्र के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब एक एक करके जो इसके भाग हैं उनका हम अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है नर जनन तंत्र। तो ध्यान से बेटा, नर जनन तंत्र का जो पूरा पार्ट होता है जिसके अंतर्गत आप बहुत सारे भाग देख रहे हो जो कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताए थे। तो नर जनन तंत्र जो होता है वो शरीर के श्रोणि क्षेत्र इंग्लिश में जिसको कहते हैं पेल्विक रीजन में व्यवस्थित होता है। तो नर जनन तंत्र का जो पूरा पार्ट होता है वो श्रोणि क्षेत्र में व्यवस्थित होता है। नर जनन तंत्र को हम दो पार्ट्स में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें एक है प्राथमिक जननांग और एक है द्वितीयक या सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग के अंतर्गत आप जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वृषण। फिर सहायक जननांग के अंतर्गत आप वृषण कोश, अधिवृषण, आप टॉपिक देख सकते हो। वृषण आपको दिख रहा है, एक जोड़ी वृषण। नेक्स्ट उसके बाद वृषण के ऊपर एक आवरण जिसे कहा जाता है वृषण कोश। नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे अधिवृषण। नेक्स्ट पढ़ेंगे शुक्रवाहिनी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मूत्र मार्ग या मूत्रोजनन मार्ग, और एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है शिश्न। उसके बाद इसी के अंतर्गत सहायक जननांग के अंतर्गत ही हम तीन प्रकार की ग्रंथियां पढ़ेंगे, जिसमें पहली है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरी है काउपर ग्रंथि और तीसरी है आपकी शुक्राशय ग्रंथि। क्लियर बेटा? तो चलिए एक एक करके हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो हम पढ़ेंगे वृषण और इसी के साथ साथ एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वृषण कोश। तो चलिए देखते रहिए। वृषण इंग्लिश में जिसे कहते हैं टेस्टिस। तो देखिए, एक वयस्क पुरुष में जो वृषण होते हैं वो उसके प्राथमिक जननांग होते हैं। प्राथमिक जननांग जैसा कि मैं बता भी चुका हूं, प्राथमिक जननांग होते हैं जिनका निर्माण जो है, वृषण का निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। अब ये चीज क्या है, जैसे मैं बता दूं कि जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो भ्रूण में तीन प्रकार के जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से ही किसका निर्माण होता है? वृषण का निर्माण होता है। एक वयस्क पुरुष में एक जोड़ी गुलाबी अंडाकार वृषण उदर गुहा के बाहर एक पतली लचीली थैलीनुमा संरचना वृषण कोश, थैलीनुमा संरचना वृषण कोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटम, या इसी को इंग्लिश में एक नाम और है जिसका नाम है स्क्रोटल सैक। क्लियर? वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो आपको क्या लाइन बताई गई है, जरा देखिए कि एक वयस्क पुरुष में वृषण जो होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, नेक्स्ट गुलाबी रंग के होते हैं। ये अंडाकार वृषण होते हैं जो कि उदर गुहा के बाहर, जैसा कि आपको पता होगा कि अपना ये हो गया शीर्ष वाला भाग, गर्दन तक का भाग। नेक्स्ट ये वाला जो भाग हो गया वो हो गया वक्ष भाग। इस वक्ष भाग के बीचों बीच आपको पता होगा एक झिल्ली जिसका नाम है डायफ्राम पाई जाती है। तो डायफ्राम के ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको कहते हैं वक्ष भाग, डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट जो कि आपके पेल्विक रीजन तक का जो पार्ट होता है वो कहलाता है उदर गुहा वाला पार्ट। तो जैसे कि अब मैं अगर इस तरह से आपको बनाना चाहूं ये वाला पार्ट, तो ये वाला ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है ये है उदर गुहा, ये उदर गुहा में व्यवस्थित है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो वो उदर गुहा के बाहर, यानी कि आपके शरीर के बाहर।
क्लियर बेटा, यानी कि जैसे कि शेषन है, वृषण है, वृषण कोश है, लाइक अधिवृषण का भी कुछ पार्ट है वो जो है वो उदर गुहा के बाहर है। तो जैसे कि आपको बताया गया कि वयस्क पुरुष में एक जोड़ी गुलाबी अंडाकार वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा के बाहर एक पतली लचीली, ये आप जो संरचना देख रहे हो, ये वाली जो संरचना देख रहे हो, वृषण के ऊपर की जो आवरण आप देख रहे हो, इसी संरचना को कहते हैं उदर गुहा के बाहर एक पतली लचीली थैली नुमा संरचना, जिसका नाम क्या है, वृषण को, जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक में स्थित होते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट फिर समझिए, ध्यान से देखना बेटा कि देखो बेटा, जब एक भ्रूण का विकास हो रहा होता है, यानी कि जब भ्रूण करीबन करीबन 7 से 8 महीने का होता है, तो जरा देखना इसको, भ्रूणीय विकास के दौरान, भ्रूणीय विकास के दौरान वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश, वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा में ही स्थित होते हैं, वृषण उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। क्या मैंने यहां लाइन लिखी है, मैंने ये लिखा है कि जब किसी नर भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है तब उसके जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा में ही होते हैं, उदर गुहा के बाहर नहीं होते। लेकिन जन्म के समय ये जो वृषण होते हैं, जन्म के समय वृषण एक कैनाल, एक नाल, जिसको कहते हैं बक्षण नाल, एक नाल जिसे कहते हैं बक्षण नाल, इंग्लिश में जिसको कहते हैं इंगुइनल कैनाल। क्लियर। देखो ध्यान से सुनना बेटा, होते वृषण आपके जो है जन्म से पहले वो कहां, उदर गुहा के अंदर, लेकिन जन्म के समय जो है ये वृषण जो है एक बक्षण नाल के द्वारा शरीर के बाहर यानी कि शरीर के बाहर किस में आ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं। तो फिर से पूरा ये जो मैंने करवाया उसको ध्यान से सीखिए कि देखो बेटा, एक भ्रूण में जो वृषण है वो पाए कहां जाते हैं, उदर गुहा में ही पाए जाते हैं, लेकिन जन्म से पहले वो जो आपके वृषण होते हैं वो वृषण एक कैनाल या एक नल का समान संरचना, जिसका नाम है बक्षण नाल। अभी बक्षण नाल क्या है, जब आप पढ़ोगे पूरा तो आपको पता चल जाएगा ये बक्षण नाल क्या है। तो बस ये पता करना है कि ये जो वृषण होते हैं वो किसी एक नल का समान संरचना, ये नल का नहीं, ये तो शुक्रवाहिनी है, एक नल का समान संरचना हम बनाएंगे, तो एक नल का समान संरचना जिसका नाम है बक्षण नाल, उस बक्षण नाल के द्वारा ये जो दोनों वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं। तो ये मैं बताऊंगा ये बक्षण नाल क्या है, अभी के लिए रुको। तो अभी तक आपको ये चीज बताई गई कि एक जोड़ी वृषण होते हैं, प्राथमिक जननांग होते हैं, इनका निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है, ये गुलाबी अंडाकार होते हैं, नया जन्म से पहले जो ये होते हैं वो उदर गुहा में होते हैं, जन्म के दौरान जो है ये एक बक्षण नाल के द्वारा, मैं यहाँ एक शब्द लिख देता हूं, ये बार बार शब्द आ रहा है बक्षण नाल, मैं करवाऊंगा बेटा ये क्या है, बक्षण नाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंगुइनल कैनाल। बेटा ये करवाएंगे, मैं इस वाले पार्ट को यहां से थोड़ा सा मिटा रहा हूं, जगह थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, बाकी ये वाला पार्ट तो यहां भी हम कर लेंगे। देखिए बेटा आगे देखना, जैसे कि अभी आपको बताया कि जन्म से पहले तो ये उदर गुहा में ही है, लेकिन जन्म के दौरान ये कहां आ गए, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश के अंतर्गत आ गए। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि ये वृषण कोश के अंतर्गत आए क्यों हैं, उदर गुहा के बाहर क्यों आए। तो ध्यान से देखना बेटा, मानव में, अब मैं पूरा क्वेश्चन की तरफ लिख रहा हूं, मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि शुक्राणुओं का परिपक्वन या परिवर्धन भी लिख सकते हो, शुक्राणुओं का परिवर्धन उदर गुहा के अधिक ताप के कारण संभव नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उदर गुहा के यानी कि शरीर के अधिक ताप के कारण संभव नहीं है। लेकिन वृषण कोश का जो ताप होता है, वृषण कोश का ताप शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है।
क्लियर है बेटा। और इस ताप पर शुक्राणुओं का परिवर्धन आसानी से या सुगमता से संभव हो पाता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में मैंने क्या आपको बताया है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि जो वृषण है वो उदरगुहा के बाद वृषण कोष में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे उदरगुहा यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस टेम्परेचर पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए जो वृषण है वो शरीर के बाहर यानी कि उदरगुहा के बाद वृषण कोष में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वृषण कोष का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से तकरीबन 2 से 2.5-3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। और इस टेम्परेचर पर शुक्राणु का परिवर्धन आसानी से हो पाता है। यानी कि ये सब कुछ जो होता है यानी वृषण का उदरगुहा से बाहर आकर वृषण कोष में आ जाना, ये क्यों होता है? शुक्राणु जनन आसानी से हो पाए। क्यों? क्योंकि शुक्राणु जनन के दौरान ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये आवश्यक है किसके लिए? शुक्राणु जनन के लिए, शुक्राणु जनन के लिए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैं यहां पर ये वृषण बनाया और वृषण के ऊपर ये जो आवरण है जिसको बनाया, जिसको मैंने बोला वृषण कोश, जिसको इंग्लिश में मैंने आपको बताया था स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम भी इसको बोला जा सकता है। ध्यान सुनना, ये जो वृषण कोश जो आपको दिखाई दे रही है इसकी जो दीवार यानी उनकी वृषण कोश की जो भित्ति होती है वो पतली लचीली, वृषण कोश की जो भित्ति होती है पतली लचीली एवं रोम युक्त होती है, रेशेदार होती है। नेक्स्ट, वृषण कोश की भित्ति में 2 तरह की पेशियां पाई जाती हैं, यानी वृषण कोश के अंतर्गत 2 तरह की पेशी होती है और दोनों पेशी के मैं नाम लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना बेटा। पहली जो पेशी होती है उसका नाम होता है डार्टोस पेशी, डार्टोस पेशी, इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं डार्टोस मसल। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, दूसरी जो पेशी होती है उसका नाम होता है वृषणोत्कर्ष पेशी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रीमास्टर मसल। क्लियर बेटा? तो वृषण कोश के अंतर्गत 2 तरह की पेशियां पाई जाती हैं, एक होती है डार्टोस पेशी और एक होती है वृषणोत्कर्ष पेशी। क्लियर? ये जो दोनों पेशी हैं, जैसे कि ये जो पहली पेशी है डार्टोस पेशी जो होती है वो अरेखित पेशी की बनी या बना, अरेखित पेशी का बना हमारी बॉडी में। बेटा देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो पेशियां हैं, वैसे आपको 11वीं का अगर थोड़ा बहुत विज्ञान है तो ये काम कर जाए कि 12th आपकी बहुत आसानी से हो जाए, लेकिन नहीं पता तो 11वीं का बैच चल तो रहा ही है, पर एक चैप्टर है जहां पर आप पेशी के बारे में पढ़ोगे। तो जो पेशी के बारे में पढ़ते हो तो जैसे कि ह्यूमंस में 3 तरह की पेशियां पाई जाती हैं, एक होती है कंकाली पेशी, एक होती है चिकनी पेशी और एक होती है हृदय पेशी। तो चिकनी पेशी के अंतर्गत या नॉर्मल हम पेशियों के अंतर्गत जब करते हैं, कंकाली पेशी के अंतर्गत करते हैं, तो एक आती है रेखित पेशी और एक आती है अरेखित पेशी। क्लियर? तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि डार्टोस पेशी जो होती है वो अरेखित पेशी होती है। तो ये अरेखित पेशी का बना एक मोटा उपत्वचीय स्तर होता है। क्लियर है? ये है डार्टोस पेशी। और हम बात करें अगर वृषणोत्कर्ष पेशी की, तो ये जो पेशी होती है वो रेखित पेशी होती है। तो ये रेखित पेशी का बना गुच्छा होता है, रेखित पेशी तंतुओं का बना एक गुच्छा होता है। क्लियर बेटा? तो फिर से बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया वृषण के ऊपर, ये तो हो गया वृषण, तो वृषण के ऊपर जो वृषण कोश पाया जाता है उसकी भित्ति पतली लचीली और रोमयुक्त होती है, जिसके अंतर्गत 2 तरह की पेशी पाई जाती हैं, एक है डार्टोस पेशी तो एक है वृषणोत्कर्ष पेशी। क्लियर? नेक्स्ट, दोनों की मैंने इंग्लिश मीनिंग लिख रखा है, इसका नाम तो यही है डार्टोस और वृषणोत्कर्ष पेशी का इंग्लिश नाम है क्रीमास्टर मसल्स। इन दोनों के बारे में बताया कि डार्टोस जो पेशी होती है वो अरेखित पेशी का बना एक मोटा उपत्वचीय स्तर होता है, जबकि ये दूसरी नंबर की जो पेशी होती है वो रेखित पेशी का बना एक गुच्छा होता है, जो कि पूरे के पूरे वृषण कोश के अंतर्गत पाया जाता है। क्लियर बेटा? यहां तक तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आई होगी। नेक्स्ट, फिर देखिए आपको क्या बताना है। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि ये दोनों जो पेशियां पाई जाती हैं, अगर मैंने यहाँ आपको बताया है तो पक्का इन दोनों पेशियों का कोई ना कोई तो काम होगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, कि जैसे कि आपको पता होगा इस चीज के बारे में, ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूं, कि ये दोनों जो पेशियां होती हैं सर्दी के समय,
दोनों जो पेशियां होती हैं वो सर्दी के समय क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती हैं। सर्दी के समय संकुचित क्यों होती हैं, इधर देखिए कि एक्चुअली में होता यह है कि सर्दियों के समय जो वृषण कोष है उसका जो टेम्परेचर होता है वो और कम हो जाता है। वृषण कोष का जो टेम्परेचर होता है वो और कम हो जाता है। तो वृषण कोष का टेम्परेचर और कम हो जाने के कारण फिर वृषण के अंतर्गत शुक्राणु का निर्माण में दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये वृषण कोष के अंतर्गत पाई जाने वाली दोनों पेशियां जो होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं। संकुचित हो जाने के कारण ये वृषण को उदर गुहा के नजदीक ले आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया उदर गुहा से ये दूर पाया जाता है, वृषण कोष जो होता है उदर गुहा से दूर होता है जिसके अंतर्गत वृषण होते हैं। पर सर्दी के समय ऐसा होता है कि वृषण कोष का टेम्परेचर कम हो जाता है जिसके कारण वृषण कोष जो है उसके अंतर्गत पाई जाने वाली जो दोनों पेशी होती है, डार्टस पेशी और वृषणोत्कर्ष पेशी होती है, वो संकुचित हो जाती है और संकुचित होने के कारण वृषण को उदर गुहा के नजदीक ले जाती हैं। और जब ये उदर गुहा के नजदीक ले जाएंगी तो शरीर के ताप के कारण या उदर गुहा के ताप के कारण वृषण में शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो पाता है। ऐसे ही जब गर्मियां आती हैं तो गर्मी के समय ये डार्टस पेशी और वृषणोत्कर्ष पेशी जो होती हैं वो दोनों की दोनों शिथिल हो जाती हैं और शिथिल हो जाने के कारण फिर से जो वृषण कोष होते हैं वो वृषण कोष को उदर गुहा से दूर ले जाते हैं। क्लियर बेटा? तो आपको बताया गया यहाँ पर, मैंने आपसे बोला था कि वृषण और वृषण कोष दोनों एक में ही हो जाएंगे। तो यहाँ वृषण कोष में क्या बताया गया कि पतली लचीली रोमयुक्त संरचना होती है जिसके अंतर्गत दो तरह की पेशियां पाई जाती हैं और ये दोनों पेशियां जो है वो क्या कार्य करती हैं, ये दोनों पेशियां सर्दी के समय संकुचित हो जाती हैं और वृषण को उदर गुहा के नजदीक ले जाती हैं। गर्मियों के समय ये शिथिल हो जाती हैं और वृषण को शरीर से दूर ले जाती हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, तो यहां तक तो हुआ आपका ये। नेक्स्ट फिर से सीखिए, अब आपको इसके बारे में कुछ और चीजें बतानी है। देखिए जरा, मैं इनको बिठा रहा हूं यहां से। अभी तक ये शब्द नहीं आया, ये आपको पता चल जाएगा अभी। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपको बताया गया कि वृषण कोष में दो तरह की पेशियां पाई जाती हैं। एक का नाम बताया गया आपको डार्टोस मसल, दूसरे का जो आपको नाम बताया गया हिंदी में बोला गया वृषणोत्कर्ष पेशी, इंग्लिश में जिसे बोला गया क्रीमास्टर मसल। क्लियर? अब देखिए जरा इसका थोड़ा सा काम। वैसे दोनों का मैंने एक काम तो बता दिया है कि ये दोनों जो पेशियां होती हैं वो सर्दी के समय संकुचित और गर्मी के समय शिथिल हो जाती हैं। कार्य मैंने आपको बता दिया था। तो नेक्स्ट इसका सुनिए कि क्रीमास्टर मसल्स का कार्य एक चीज और होता है। तो जरा देखिए कि आप देख रहे हो तो ये वृषण कोष जो है वो वृषण के अर्धभाग में, अर्धभाग की तरफ आपको नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो ये क्रीमास्टर जो मसल्स होती है वो क्या करती है, ये जो डार्टोस मसल होती है, वैसे तो ये चारों तरफ है, क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल जो है वो वृषण कोष के चारों तरफ है, पर ये क्रीमास्टर जो मसल्स होती है वो वृषण के ऊपर पाए जाने वाली जो डार्टोस मसल होती है उस डार्टोस मसल को, ध्यान सुनना, ये क्रीमास्टर जो मसल्स होती है अंदर जो पाई जाती है क्रीमास्टर मसल, वो डार्टोस मसल को उदर गुहा की पेशी से जोड़ने का कार्य करती है। सीधा सीधा कहें तो क्रीमास्टर ही मसल वो होती है जो वृषण कोष की डार्टोस मसल को उदरीय पेशी से जोड़ने का कार्य करती है। क्लियर? नेक्स्ट एक चीज और जानिए, जैसे कि आपको यहाँ पता होना चाहिए वृषण कोष और वृषण के बीच में, वृषण कोष और वृषण कोष के बीच में कुछ यहाँ पर एक पतली लचीली रेशेदार संरचना पाई जाती है, यानी कि वृषण कोष से भी तो अंदर से जुड़े हुए होंगे। तो वृषण और वृषण कोष जो आपस में अंदर से जुड़े हुए हैं वो एक लचीली रेशेदार संरचना से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है गुबर्नेकुलम। इसी का दूसरा नाम है मेसोर्कियम। तो आपको यह भी नाम पता होना चाहिए कि वृषण और वृषण कोष के मध्य में एक लचीली रेशेदार संरचना पाई जाती है जो दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, वृषण और वृषण कोष को दोनों को जोड़ने का कारण, जिसका नाम क्या है, गुबर्नेकुलम या मेसोर्कियम। क्लियर? अब देखिए आपका ये जो शब्द है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा अब इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में तो ये है नहीं, ये आरबीएससी की किताब में। तो देखिए वृषण कोष की जो गुहा होती है, या सीधा कहूं तो पूरा जो वृषण कोष होता है, वृषण कोष की गुहा उदर गुहा से एक सक्रिय नलिका द्वारा जुड़ा होता है, एक सक्रिय नलिका द्वारा जुड़ा होता है और उसी सक्रिय नलिका को ही कहते हैं बकछड़ नाल। इंग्लिश भी आपकी लिखी हुई है, इंगुइनल कैनाल। क्लियर? जैसे कि मैं आपको यहां बता दूं, कुछ इस तरह की एक संरचना होती है, इस तरह की रस्सी नुमा एक संरचना होती है और इस रस्सी नुमा संरचना के अंतर्गत ही
कौन कौन से भाग आ रहे हैं, जैसा आप देख रहे होंगे इस तरीके से। तो ध्यान से सुनना, वृषण कोश की जो गुहा होती है वो उदर गुहा से, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट उदर गुहा ही है, उदर गुहा से एक सक्रिय नलिका द्वारा जुड़ा होता है और उसी का नाम होता है बकछड़ कैनाल, बकछड़ नाल। क्लियर। अब इसी बछड़ नाल के द्वारा वृषण की तरफ कौन कौन सी संरचनाएं आ रही हैं, जरा ध्यान से सुनना। इसकी तरफ आ रही हैं, एक आ रही है वृषण धमनी, एक वृषण सिरा, नेक्स्ट इसके अलावा वृषण तंत्रिका, नेक्स्ट लसिकाएं, रक्तवाहिनियां तो है ही पूरी जिसमें आ जाएंगी रक्तवाहिनियां, जैसे कि मैंने ऊपर लिख भी दिया है, ये लिख दिया है धमनी और सिरा, लसिकाएं, और साथ ही साथ जो मेन संरचना है जिसका नाम है शुक्र वाहिनी। क्लियर। तो इस बछड़ कैनाल यानी कि इस इंग्विनल कैनाल के माध्यम से कौन कौन सी संरचना है जो वृषण तक आ रही है, एक आ रही धमनी, एक है सिरा, एक है तंत्रिका, एक कुछ है लसिकाएं, और एक साथ ही जो मुख्य संरचना है जिसका नाम है लसिका शुक्र वाहिनी। क्लियर। और ये सभी जो आपको यहां पर नाम लिखे गए, ये सभी भाग जो है वो मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे कहते हैं वृषण रज्जु। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहां देखिए जरा, मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे देखिए बेटा, इस जो बछड़ नाल है, इस बछड़ नाल के माध्यम से ही अंदर की तरफ कौन कौन संरचना है, मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप समझना कि इसी के माध्यम से एक संरचना जैसे कि धमनी, अब जहां धमनी आएगी तो वही आपकी पीछे की तरफ जाएगी तो सिरा होगी। नेक्स्ट इसी के माध्यम से आपके क्या भी आ रही है, तंत्रिकाएं, इसी के माध्यम से आपकी क्या आ रही है, लसिकाएं भी आ रही हैं, और साथ ही साथ आपकी शुक्र वाहिनी भी ये आ रही है। तो इनसे मिलकर ये जो अंदर की जो संरचना जितनी भी है, इन सभी से मिलकर जिस संरचना का निर्माण हुआ उसे कहते हैं वृषण रज्जु, यानी कि स्पर्मेटिक कॉर्ड, यानी एक रस्सी नुमा संरचना। तो ध्यान से अब पूरी लाइन सुनिए कि वृषण कोश या वृषण भी बोल सकते हो कि वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा की पृष्ठवत्ती से जुड़े होते हैं। वृषण उदर गुहा की पृष्ठवत्ती से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, तो वो जुड़े होते हैं पृष्ठ वृषण रज्जु के द्वारा। और ये वृषण रज्जु किसमें से गुजर रहा है, तो ये वृषण रज्जु गुजर रहा है किसमें से, बकछड़ नाल में से। अब तो आपको पता चला कि ये बकछड़ नाल क्या है। जैसा कि स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भ्रूणीय विकास के दौरान वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा में ही होते हैं, लेकिन जन्म के दौरान ही वो वृषण जो होते हैं वो इस बकछड़ कैनाल के माध्यम से ही, बकछड़ कैनाल के माध्यम से ही वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में आ जाते हैं। और ये बकछड़ कैनाल ही होती है जिसके अंतर्गत कौन सी संरचना, वृषण रज्जु नाम की एक रस्सी नुमा संरचना गुजर रही होती है। और इस रस्सी नुमा जो संरचना होती है इसके कौन कौन से भाग होते हैं, धमनी, सिरा, तंत्रिका, लसिकाएं और आपकी होती है शुक्र वाहिनी। क्लियर। आप समझ पाए होंगे इस चीज को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृषण उदर गुहा से जुड़े होते हैं किसके द्वारा, एक वृषण रज्जु नाम की संरचना के द्वारा। और वृषण रज्जु किससे गुजर रहा है, तो ये गुजर रहा है वृषण रज्जु किसके द्वारा, बकछड़ नाल के द्वारा। बाकी आप ये नाम भी लिख सकते हो कि वृषण रज्जु के कौन कौन से भाग होते हैं, धमनी, सिरा, तंत्रिका, लसिकाएं और शुक्र वाहिनी। क्लियर बेटा, मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ चीजें और देखिए। अब देखिए, जैसा कि बेटा आपको बताया गया कि मनुष्यों में या जंतुओं में, नॉर्मली हम जैसे कि स्तनधारी की बात करें तो जंतुओं में क्या होता है कि जंतुओं में भ्रूण विकास के दौरान तो वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा में स्थित होते हैं, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, लेकिन जन्म के दौरान जो है वो वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में आ जाते हैं। अब क्यों आ जाते हैं इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जीवों में, या जैसे कि मनुष्य की बात कर लेते हैं, मनुष्य में कई बार जो होता है वो वृषण जो है वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे जो वृषण कोश होते हैं, ध्यान सुनना कि जब वृषण जन्म के दौरान या जन्म के समय वृषण कोश में नहीं आते, वृषण कोश में नहीं आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल छोड़ना मत, नहीं आते हैं। तो ऐसे जो वृषण होते हैं जो उदर गुहा में ही रह जाते हैं, उदर गुहा के बाहर नहीं आते, तो ऐसे जो वृषण होते हैं वो कहलाते हैं छुपे हुए वृषण। जैसे कि उदर गुहा में ही छुप गए हों, इसको दूसरे नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। आप ये नाम जरूर याद कर लें। तो ऐसे वृषण क्या कहलाते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म वृषण कहलाते हैं या छुपे हुए वृषण कहलाते हैं। क्लियर। अब
फिर ध्यान से सुनिए कि ऐसे जो वृषण होंगे जो कि उदर गुहा से बाहर आए ही नहीं है, तो उन वृषण का जो विकास होता है, यानी इनका जो विकास होता है वो पूरा नहीं होता। और जब विकास पूरा नहीं होता तो इसका मतलब है कि इनमें शुक्राणुओं का भी निर्माण नहीं होगा, शुक्राणु निर्माण नहीं होगा। क्लियर है? तो ऐसे जो पुरुष होते हैं या ऐसे जो मेल होते हैं उनमें क्या किया जाता है, बाल्यावस्था के समय, बाल्यावस्था के समय शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा वृषण जो हैं वो वृषण कोष में लाए जाते हैं, वृषण कोष में लाए जाते हैं। यानी ऑपरेशन के द्वारा ऐसा हो सकता है कि उदर गुहा से वृषण को वृषण कोष में लाया जा सकता है, और ऐसी विधि जो है उसको कहा जाता है आर्कियोपैक्सी। कहा था ना इंपॉर्टेंट चीज है, पहला जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, दूसरा आपको बताया आर्कियोपैक्सी। तो आर्कियोपैक्सी में क्या होता है, ऑपरेशन के माध्यम से वृषण को उदर गुहा से निकालकर कहां पर स्थानांतरित किया जाता है, वृषण कोष में स्थानांतरित किया जाता है। तो नेक्स्ट और चीज भी सीखी बेटा, एक चीज और है कि जैसे कि अगर उन वृषण को कहां नहीं लाया गया, वृषण कोष में नहीं लाया गया, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वृषण में कैंसर उत्पन्न हो जाता है। अगर वो वृषण उदर गुहा में ही रहे तो वृषण में कैंसर उत्पन्न हो जाता है, और जब कैंसर उत्पन्न हो जाता है तो फिर वृषण को बाहर निकालना पड़ता है, वृषण कोष में नहीं लाना पड़ता, वृषण कोष से ही वृषण को क्या उदर गुहा से बाहर लाना पड़ता है, यानी कि उनको एक तरह से कहें तो नष्ट ही कर देना पड़ता है। तो वृषण को बाहर निकालना, वृषण कोष में नहीं लाना है, वृषण को बाहर निकालना, क्योंकि उसमें हो गया कैंसर। तो इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है आर्कीडेक्टोमी। क्लियर? तो आर्किडेक्टोमी का मतलब क्या है कि जब वृषण में कैंसर उत्पन्न हो जाता है तो ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा उनका बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, ऑर्किडेक्टोमी कहलाता है। तो आपने 3 शब्द सीखे, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, एक सीखा है आर्कियोपैक्सी, और एक आपने सीखा है आर्किडेक्टोमी। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है, ये छुपी हुए वृषण जो होते हैं जो कि उदर गुहा में ही होते हैं। आर्कियोपैक्सी क्या होता है, ऑपरेशन के माध्यम से वृषण को वृषण कोष में लाया जाता है। आर्किडेक्टोमी क्या होता है, जब वृषण में कैंसर उत्पन्न हो जाता है तो वृषण को सही से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, ऑर्किडेक्टोमी कहलाता है। कुछ और भी शब्द है उनको भी देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक शब्द और है जिसका नाम है कैस्ट्रेशन। ये क्या है, ये देखिए, नर के वृषणों को कुचलकर नष्ट कर देना, कुचलकर नष्ट कर देना कहलाता है कैस्ट्रेशन। कुचलने का मतलब ये नहीं कि पैरों से कुचल दिया हो, बस ऐसा है कि नर के वृषणों को नष्ट कर देना क्या कहलाता है, कैस्ट्रेशन कहलाता है। ध्यान से सुनना कि नर के वृषण को नष्ट किया गया इस वजह से नहीं क्योंकि नर के वृषण में कैंसर हो गया, अगर कैंसर हुआ तब उसे नष्ट किया गया है, तब हमने आपको बताया था उसको शल्य चिकित्सा से उनको हटा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं आर्किडेक्टोमी। लेकिन यहाँ हम कुछ और बता रहे हैं। कैसा बता रहे हैं कि जैसे कि जो कुछ पशु होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो जानते होंगे इस चीज को कि वृषण के अंतर्गत केवल शुक्राणु नहीं बनते, एक हार्मोन और बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ये जो हार्मोन होता है वो जब कहते हैं ना कि नर में दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारीपन होना और क्रोध प्रवृत्ति का आना, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। तो पुरुष जो होते हैं वो क्रोध प्रवृत्ति के अगर होते हैं तो किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। जिनमें टेस्टोस्टेरोन कम बनता है वो कम क्रोध प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें ज्यादा बनता है वो कुछ ज्यादा ही उग्र होते हैं। तो क्या किया जाता है कि कुछ पशु में जो कि बहुत ज्यादा उग्र होते हैं उनके वृषण को नष्ट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया गया है, ताकि वो उग्र प्रवृत्ति के ना रहे। तो जब उनके वृषण को नष्ट किया जाता है तो इसे कहा जाता है कैस्ट्रेशन, जिसके कारण वो जो पशु है वो आज्ञाकारी और कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। अब वो उग्र स्वभाव का नहीं होता, क्यों, क्योंकि अब चूंकि उसके वृषण नष्ट हो चुके हैं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता ही नहीं है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं, वो चीज सुनिए। जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो वृषण है वो जन्म के दौरान जो है वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में आ जाते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं कि जिनमें वृषण जो होते हैं वो जन्म के समय वृषण कोष में नहीं आते, प्रजनन के समय आते हैं। प्रजनन के समय वृषण कोष में आते हैं, वृषण कोष में आते हैं। ऐसा एक जंतु का गढ़ है जिसका नाम है रोडेंशिया।
ये इतना ज्यादा तो आपको सीखना है नहीं, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी और आरबीएससी में है भी नहीं, बस मैं आपको थोड़ा सिखा रहा हूं इसको, तो सीख लीजिए। प्रजनन के समय वृषण कोष में आते हैं। ध्यान से फिर से मैं बोल रहा हूं, नॉर्मली होता यह है कि जंतुओं में जो वृषण होते हैं वो जन्म के दौरान ही कहां जाते हैं, उदर गुहा के बाद वृषण कोष में आ जाते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें जन्म के दौरान वृषण कोष में नहीं आते। कब आते हैं वो आते हैं प्रजनन के समय। क्लियर। नेक्स्ट एक चीज और है, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें वृषण कोष में आते ही नहीं है, यानी परमानेंट वो उदर गुहा में ही होते हैं। वृषण स्थायी तौर पर वृषण कोष में नहीं आते, या सीधा मैं लिख सकता हूं स्थायी तौर पर वो कहां स्थित होते हैं, उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो क्वेश्चन यहां ये है, तो क्या ऐसे जीवों में जिनमें उदर गुहा में ही स्थित होते हैं तो कोई प्रॉब्लम है? तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें पाया जाने वाला जो वृषण कोष होता है, वृषण कोष, ऐसा नहीं कि वृषण कोष नहीं पाया था, वृषण कोष होता है, लेकिन वो एक अवशेषी अंग होता है। क्लियर। तो इनमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, बस इनके जो वृषण है वो वृषण कोष में नहीं आते, वो उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। एक आपने जीव का नाम सुना होगा जिसका नाम है आर्मेडिलो। नेक्स्ट इसके अलावा एक जीव है जिसका नाम है स्लॉथ। नेक्स्ट इसके अलावा एक जीव, बेहद अच्छा एग्जांपल जिससे आप समझ पाओ, हाथी। क्लियर। तो इन तीनों जीवों का जो मैंने नाम लिखे, इन तीनों जीवों में वृषण जो होते हैं वृषण कोष में नहीं आते, ना तो जन्म के दौरान आते हैं ना प्रजनन के समय आते हैं। स्थायी तौर पर वो कहां रहते हैं, उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। और ध्यान से कि इन वृषण कोष तो पाए जाते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं। तो इस तरीके से आपने वृषण और वृषण कोष का एक साथ अध्ययन किया है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। कुछ नए नाम ऐसे बताए जो तो शायद आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी में है भी नहीं। ठीक बेटा। तो मैंने बहुत सारी चीज ऐसी बताई है जिसमें एनसीईआरटी की भी चीजें बताई हैं, आरबीएससी की बताई हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा बताया, जैसे कि मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं तो कुछ चीजें मैंने आपको उसकी भी बता दी हैं। इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपको ज्ञान होगा तभी आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे मजबूत हो पाएगी। तो आज की क्लास में मैंने वृषण और वृषण कोष के बारे में कुछ चीजें आपको बताई। नेक्स्ट अगली क्लास में जब मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा तो मैं आपको करवाऊंगा वृषण की संरचना, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में बात तो की ही नहीं है। तो अब हम करेंगे अगले टॉपिक में वृषण की संरचना के बारे में, जो कि नेक्स्ट अगली क्लास के अंतर्गत हम आपको समझाएंगे। क्लियर बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।